नया कोल्ड वॉर या 21वीं सदी का पेट्रोलियम। यदि कोई आपसे पूछे कि विश्व में इस समय सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी चल रही है और आप कहें कि रूस यूक्रेन युद्ध या इजराइल फिलिस्तीन युद्ध, तो आप गलत हो सकते हैं। हमारी ऐसी दृढ़ धारणा है कि ना तो ईरान इजराइल में फुल स्केल वार होगा और ना ही रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा, ना ही ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में कोई खुला युद्ध छिड़ेगा। हम जिस साइलेंट स्ट्रगल की बात कर रहे हैं वो चुपचाप ही 4-5 वर्षों से चल रहा है। यह एक ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी टसल है जिसका टारगेट है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर कब्जा। इसमें एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ चीन, इसमें दक्षिण कोरिया, हॉलैंड, ताइवान और जापान अमेरिकी खेमे में। भारत जैसे देश भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए प्रयासरत है। नमस्कार मित्रों, यह तो आप सभी जानते हैं कि लैपटॉप या डेस्कटॉप का ब्रेन या सीपीयू एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। हमारा स्मार्टफोन भी माइक्रो प्रोसेसर चिप के दम पर ही चलता है, लेकिन धीरे धीरे यह सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स सर्वव्यापी होती जा रही है। रोबोट से लेकर खिलौने तक, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव मॉडेम, फाइटर प्लेन, प्रिंटर, पैकेजिंग मशीन, कॉफी मशीन, बारकोड स्कैनर, सभी वस्तुओं में माइक्रोचिप्स लगी हैं। आपकी कार में 5-10 नहीं 1000 तक माइक्रोचिप्स लगी होती है। बिजली वाली कार में तो 3000 तक माइक्रोचिप लगी होती है। आजकल प्रतिवर्ष 1000 अरब से अधिक का निर्माण हो रहा है। बोले तो विश्व के हर व्यक्ति के लिए 150 माइक्रोचिपें प्रतिवर्ष बनाई जा रही हैं। इसलिए कुछ लोग सेमीकंडक्टर को 21वीं सदी का पेट्रोलियम कहते हैं। इस पेट्रोलियम में केवल ऊर्जा ही नहीं, बुद्धि भी है। इसके बिना कुछ नहीं चलता, चाहे रिमोट हो या रेल इंजन, टोस्टर हो या टेबल लैंप। और दूसरा शीत युद्ध इसी नए पेट्रोलियम के लिए चल रहा है और इसलिए इसकी पावर पेट्रोलियम तेल से कहीं अधिक है। सरकार और साइंटिस्ट तो माइक्रोचिप के महत्व को बहुत पहले से ही जानते हैं, पर आम आदमी को इसकी अनुभूति तब हुई जब सन 2021-22 में कारों की डिलीवरी का वेटिंग पीरियड बहुत बढ़ गया। चिप शॉर्टेज के कारण उत्पादन 40% तक घट गया। माइक्रोचिप सप्लाई को हथियार के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि पेट्रोलियम या अनाज की सप्लाई को रोककर ब्लैकमेलिंग की जा सकती है, किंतु माइक्रोचिप सप्लाई करके भी हथियार बनाया जा सकता है। जिस प्रकार हैकर्स आपके पीसी या स्मार्टफोन का एक्सेस पा सकते हैं, उसी प्रकार हैकर्स आपकी कार को भी लॉक, अनलॉक या चालू बंद कर सकते हैं, उसकी हेडलाइट या हॉर्न को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर क्या कोई शत्रु देश हमारा टैंक, फाइटर जेट या सबमरीन हैक नहीं कर सकता? हैक करके उन्हें जाम कर सकता है या चुपचाप इंफॉर्मेशन जुटा सकता है। आखिर गूगल, फेसबुक, यूट्यूब आपकी सारी जानकारी रखते ही है ना। सिक्योरिटी और आर्थिक दोनों कारणों से अमेरिका सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में चीन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। दोस्तों, विषय में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी दे देना ठीक रहेगा। बहुत संक्षेप में इससे यह स्पष्ट होगा कि कैसे चीन ने इस इंडस्ट्री में प्रवेश किया और प्रगति की। माइक्रोचिप कई प्रकार की होती है। लॉजिक चिप जो कमांड एंड कंट्रोल का काम करती है, जैसे सीपीयू, जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, एनपीयू, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। अन्य प्रकार के माइक्रोचिप एसिक, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप, ये विशेष प्रकार का कार्य डेडिकेटेड पर्पज चिप्स हैं जो आपकी घड़ी या घरेलू उपकरणों में लगी होती है। चिप्स, माइक्रोचिप्स स्टोरेज डिवाइस का काम भी करती हैं या डेटा स्टोर का काम करती है, स्थायी या अस्थायी रूप से। अस्थायी मेमोरी बहुत फास्ट होती है और हमारे पीसी या फोन में रैम के रूप में काम करती है। स्थायी मेमोरी को फ्लैश मेमोरी या एसएसडी, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क कहा जाता है। इन्हें माइक्रोफोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर सभी अत्यंत सूक्ष्म रूप में होते हैं। 1 स्क्वायर इंच सीपीयू में करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं। इन्हें सैकड़ों या हजारों सर्किट में बांटा गया होता है। कहना ना होगा कि इस अति सूक्ष्म प्रकार की डिजाइनिंग और निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और स्पेशलाइज्ड होती है। विश्व में गिनी चुनी कंपनियों के पास ये तकनीक है और यह अधिकांश अमेरिकी हैं, जैसे कि एप्पल, इनविडिया, वॉलकॉम, ब्रॉडकॉम। लेकिन ये सारी कंपनियां चिप डिजाइन ही करती हैं। यह चिप बनाते नहीं बल्कि बनवाते हैं, जैसे कि तरुण तहलिया या मनीष मल्होत्रा या गुची केवल ड्रेस डिजाइन करते हैं। उनके डिजाइनर पर सिलाई करने वाली फैक्ट्रियां भारत या बांग्लादेश में हो सकती हैं। उसमें भी सिलाई करने वाले सीनियर टेलर होते हैं। फिर नए रंग रूप, कांच बटन और फिनिशिंग का काम करते हैं। इसलिए चिप डिजाइनर कंपनी को फैबलेस या फैब्रिकेशन लेस या निर्माण रहित चिप डिजाइनर कहा जाता है। टॉप 10 फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी में से 6 यूएसए की हैं, जो इस प्रकार है: एनवीडिया, क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम, एएमडी, मीडियाटेक, इंटेल, मार्वल, नोवोटेक, रियलटेक, विल्स सेमीकंडक्टर, एमपीएस और सीरस लॉजिक। इनमें से 6 अमेरिकन। फेबलेस कंपनी जिन कंपनियों से अपना माल बनाती है उन्हें फाउंड्री कहा जाता है। यहीं पर फिजिकली रूप से चिप की ढलाई होती है। ये काम सस्ते में हो सके इसलिए फेबलेस कंपनियां निर्माण कार्य को आउटसोर्स कर देती हैं किसी ऐसे देश में जहां निर्माण कार्य सस्ता हो। 1990 में यूएसए का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शेयर 37% था। आउटसोर्सिंग के चलते आज ये 12% रह गया है।
ताइवान की TSMC विश्व का आधा चिप उत्पादन करती है। पीछे पीछे है साउथ कोरिया और चीन। चिप निर्माण में तीसरा और अंतिम चरण होता है OSAT या आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। फाउंड्री में सेमीकंडक्टर के वेफर बनते हैं जिनका आकार 4 इंच से 12 इंच डायमीटर का होता है। OSAT कंपनी में इनमें काट काट कर इंडिविजुअल चिप निकाली जाती है। एक वेफर में से 10 से 20 या सैकड़ों चिप निकल सकती है। रिजेक्शन भी होते हैं। फिर माइक्रोचिप की पैकेजिंग और टेस्टिंग होती है। पैकेजिंग में कंफ्यूजन ना हो, इनमें चिप को इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लगाए जाते हैं जिससे उसे मदरबोर्ड पर फिट किया जा सके। हीट सिंक लगाया जाता है, फिर बड़े सर्किट में फिट किया जाता है। OSAT में भी ताइवान का हिस्सा 45% है, किंतु चीन का शेयर भी 22% हो गया है। ट्रेंड फोर्स के अनुसार फाउंड्री कैपेसिटी में चीन का हिस्सा 26% है। चीन की SMIC विश्व की तीसरी बड़ी फाउंड्री है और उसका मार्केट शेयर 6% है। इन्हीं सब बातों से अमेरिका के कान खड़े हो गए। विश्व GDP में चीन का शेयर 20% है, किंतु मैन्युफैक्चरिंग में उसकी हिस्सेदारी 32% है। आज विश्व का 54% स्टील, 52% सीमेंट, 40% केमिकल, 33% ऑटोमोबाइल और 50% इलेक्ट्रिक गाड़ियां चीन में बनती है। लेकिन सेमीकंडक्टर में चीन का मार्केट शेयर अभी भी 7% है। हालांकि उसकी ग्रोथ रेट फेबलेस चिप में 36%, फाउंड्री सेक्टर में 32%, OSAT में 23% है। जो खतरा अमेरिका को आज चीन से महसूस हो रहा है, उसी प्रकार का 1990 में जापान से लग रहा था। तब 66% अमेरिका के लोग सोचते थे कि जापान अमेरिका के लिए आर्थिक खतरा है। जापान में बने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पूरे विश्व में छाए थे, चाहे कैसेट प्लेयर हो या कैसेट रिकॉर्डर, VCR, VCP, टीवी, फोटोकॉपियर, फैक्स मशीन। अमेरिका कार उद्योग जापानी कारों के कारण ठप पड़ रहा था। जापान की प्रति व्यक्ति आय USA की तुलना में 85% थी और ब्रिटेन की तुलना में 120%। 1945 में जापान की पर कैपिटा इनकम USA के मुकाबले मात्र 11% थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान किस तरह तहस नहस हो गया था अमेरिका से पंगा लेने के कारण, यह तो सभी जानते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी तो जापान के ताबूत में ठोकी जाने वाली अंतिम किले थी। 1990 के बाद जापान की आर्थिक गति धीमी पड़ी। 1980 में सेमीकंडक्टर निर्माण में जापान का हिस्सा 50% था, जो आज घटकर 10% रह गया है। 1980 के मुकाबले सेमीकंडक्टर मार्केट कई गुना बढ़ता तो है ही, तकनीकी स्तर पर भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। उसका लाभ अमेरिका, ताइवान, साउथ कोरिया और चीन ने उठाया है। अमेरिका को जापान से आर्थिक खतरा था, किंतु चीन उसके लिए आर्थिक, सामरिक और सैनिक चुनौतियां पेश कर रहा है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में चाइना को रोकने के लिए अमेरिका दोहरी नीति अपना रहा है। पहला, चीन को बढ़ने नहीं देना। इसके लिए फाउंड्री और OSAT प्लांट्स को लगाने वाली अति आधुनिक उपकरणों की सप्लाई रोकने का काम हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही नीदरलैंड की ASML ने चीन को अपना अति आधुनिक लिथोग्राफी सिस्टम बेचना बंद कर दिया था। साथ ही उसने मशीनों की सर्विसिंग भी रोक दी थी। आपको बताते चले, EUV एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन बनाने वाली दुनिया की एकमात्र कंपनी है ASML। चीन की दिक्कत यह है कि ASML के कॉम्पिटिटर या तो अमेरिकन है, जैसे कि अप्लाइड मटेरियल्स, MSK, लैम्प रिसर्च या कैडेंस डिजाइन सिस्टम, अथवा जापानी है, जैसे कि कैनन या नाइकॉन। टोक्यो इलेक्ट्रॉन को भी अमेरिका ने चीन को इक्विपमेंट सप्लाई करने से रोक दिया। गत जुलाई में ही जापान ने 23 प्रकार के उपकरणों का चाइना को एक्सपोर्ट रोक दिया था। चीन की अग्रणी चिप निर्माता AMEC एडवांस माइक्रो फैब्रिकेशन इक्विपमेंट को अमेरिका ने सैनिक इकाई घोषित कर दिया। चीन ने इसके विरोध में मुकदमा भी दायर कर दिया है। चीन को रोकना सरल नहीं है। उसने चिप मेकिंग में काफी प्रगति कर ली है और रिवर्स इंजीनियरिंग अपनाकर वह कई एडवांस मशीनें और हथियार बना चुकी है। अमेरिका के तर्कस का दूसरा तीर है चीन के कॉम्पिटिटर को खड़ा करना, जैसे जापान। उदाहरण के लिए USA की IBM जापान की निर्माता रेपिडस को होक्काइडो द्वीप पर नया सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने में सहायता कर रही है। रेपिडस कॉर्पोरेशन तो स्टार्टअप है, पर इस प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर तो जापान की सरकार लगा रही है। उस प्लांट में 2 नैनोमीटर साइज की चिप्स बनेगी। IBM ने सर्वप्रथम 2 नैनोमीटर की चिप बनाई थी। जापान के पूर्व वित्त और वाणिज्य मंत्री अकीरा अमीरी के अनुसार विश्व में 2 प्रकार के देश होंगे, सेमीकंडक्टर सप्लाई करने वाले और सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करने वाले। पहले प्रकार के विनर होंगे और दूसरे प्रकार के लूजर। इसलिए जापान ने पिछले 3 वर्षों में चिप निर्माण क्षेत्र में 2200 करोड़ डॉलर लगाए। अकीरा अमारी की बात मोदी जी ने दिल पर ले ली है। यहाँ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन बनाया गया, जो कि IT मिनिस्ट्री के अंतर्गत 2021 में आगामी 6 वर्षों के लिए 1000 करोड़ डॉलर आवंटित किए गए, किंतु यह पूरे के पूरे उपयोग हो चुके हैं और सरकार अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए आवंटित कर सकती है। भारत में जो 5 प्लांट अप्रूव और निर्माणाधीन है वो इस प्रकार है। नंबर 1, गुजरात के साणंद में
ओसाड प्लांट, इसमें अमेरिका की माइक्रोन का सहयोग है। इसमें 275 करोड़ डॉलर की कुल लागत का 70% केंद्र देगा और 30% माइक्रोन। दूसरा, गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रिक ताइवान की कंपनी पीएसएमसी के साथ मिलकर फाउंड्री यूनिट डालेगी। तीसरा, असम के मोरीगांव में टाटा एक ओसेट लगाएगी। चौथा, गुजरात के साणंद में जापान की रेनेसास सीजी पावर के साथ एक ओसेट लगाएगी। पांचवा, मैसूर की केस सेमिकॉन साणंद में ओसेट यूनिट लगाएगी। इसके अतिरिक्त अदानी ग्रुप इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर के साथ मुंबई के पास वेफर निर्माण इकाई लगाने हेतु प्रयासरत है। 6 सितंबर को ही उड़ीसा में सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण इकाई का भूमि पूजन हुआ। सिलिकॉन कार्बाइड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त होता है। देर से ही क्यों ना हो, भारत ने अकीरा अमेरिकी के सेमीकंडक्टर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने का प्रयास किया है। इसके लिए विदेशी टेक्निकल सपोर्ट तो दरकरार होगा ही, देश के अंदर सुचारू व्यवस्था और फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता भी होगी। प्रथम शीत युद्ध में अमेरिका और नाटो की कसमकस रूस और वार्सो संधि देशों से थी। यह बाजार अर्थव्यवस्था और साम्यवाद के मध्य एक वैचारिक संघर्ष था। यह 1941 से 1991 के बीच लगभग 44 साल तक चला। 1991 में रूस स्वयं के बोझ के तले ही बिखर गया और विश्व अर्थव्यवस्था एक ध्रुवी हो गई। आज पुनः विश्व में दो शक्ति समूह का टकराव हो रहा है। प्रथम शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था और इसके प्रचार प्रसार और प्रोपोगेंडा को हथियार बनाया गया। आज चल रहे विश्व युद्ध का स्वरूप आर्थिक अधिक है और सामरिक शक्ति प्रदर्शन इसका दृष्टिगोचर फैक्टर मात्र है। कभी चीनी विमान ताइवान पर से उड़ते हैं तो कभी वेस्टर्न नवल शिप चीन के पास से गुजरती है। 7 सितंबर को यह समाचार आया कि 22 वर्षों में पहली बार जर्मनी के 2 जंगी जहाज ताइवान जल डमरू मध्य से गुजरेंगे। यह साफ तौर पर नाटो का चीन को संदेश है कि ताइवान उनके लिए अति महत्वपूर्ण है सेमीकंडक्टर्स के कारण। ताइवान को चीन हर समय डराता और धमकाता रहता है। अमेरिका और नाटो हमेशा ताइवान की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ताइवान वह अनारकली ना बन जाए जिसे बादशाह अकबर जीने नहीं देता और शहजादा सलीम मरने नहीं देता।